हाँ, तो पशु रोग अपन ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 जो थे वो आपके विषाणु जनित रोग थे। फिर अपने पार्ट 3 जीवाणु जनित स्टार्ट किया, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले किए, वो वायरस से करने वाले 1 और 2 थे। मैं आपको फिर बता दूं कि आप डिले मत पढ़ो, अब पढ़ना शुरू कर दो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके, है ना, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हालांकि बी पार्ट में टाइम है आपके पास, लेकिन आप लोग इतना डिले पड़ गए तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर वही वाली बात है। मैंने कहा था ना कि बी पार्ट को आप स्लोली स्लोली आगे बढ़िए, ठीक है। साइड में अपने राजस्थान जी की आप चलाते रहो, राजस्थान जी की अपने एमए क्लासेज के ऊपर चल रहा है बहुत शानदार तरीके से, है ना, वहाँ आप उसको देखते जाओ। 1-2 क्लास साइंस और मैथ्स के बीच में डालता रहूँगा मैं, ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप राजस्थान जी के सॉलिड कर लो, जो अपना एमए क्लासेज वाले चैनल पे धुआंधार तरीके से चल रहा है, बिल्कुल नया जीके आएगा एग्जाम में, सभी पेपरों में नया जीके आना है। तो वो चीज़ें जहाँ पर क्या क्या चीज़ अपडेट हुई सब डाल दी है। और ये जो जीवाणु जनित रोग है, एक एक वीडियो परमानेंट मैंने चालू की थी सीरीज, बीच में 2-4 दिन रोक ली क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, रेस्पॉन्स डिले बढ़ गया। तो फिर मैंने पहले कहा था कि तुम लोग जितना ज़्यादा सॉलिड तरीके से पढ़ोगे बस उतनी ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 4 जीवाणु जनित। अपने 2 रोग जीवाणु जनित पढ़ लिए थे, आज वाले दोनों ही ज़बरदस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गलघोटू और थनैला, दोनों से प्रश्न आना तय है। और आप प्रश्न कैसे आएंगे कि कोई भी रोग जो है, वो सबसे बड़ी बात तो ये कि उस रोग जो है उसका रोग कारक क्या है, फिर उसमें उपचार में कौन कौन से इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, वो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, 2 रोग हो गए थे, नंबर 3 लगाओ थनैला रोग। थनैला या फिर मास्टिस, इंग्लिश में अंदर मास्टिस कहते हैं। ये इंग्लिश नाम याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इसका टीका होता है ना, टीका में थनैला ना के मास्टिस टीका, ऐसे मास्टिस का नाम आता है, इसलिए अपन को इसका जो है ये भी याद करना पड़ेगा, इंग्लिश का कुछ नाम भी याद है करने पड़ेंगे। बात करें थनैला रोग की, थनैला पहली बात है कि थनैला मतलब थन मतलब जो स्तन होते हैं गाय या भैंस के जिससे दूध निकाले जाते हैं, वो थन या गादी होती है। थन के ऊपर का जो पोर्शन है वो गादी कहलाती है, या अयन बोल दो, थन बोल दो, गादी बोल दो, ठीक है। वो गादी नीचे जो होते हैं 4, जैसे भैंस और गाय में 4 थन होते हैं, बकरी में 2 थन होते हैं, वो थन है जिससे दूध निकाला जाता है। तो पहली बात तो ये कि थनैला रोग जो होगा वो दुधारू पशु में होगा। ये पहली लाइन में एक प्रश्न है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहा क्या ग्याबण में नहीं होगा, दुधारू पशु में होता है जिसके दूध निकलता है, क्योंकि दूध नहीं निकलेगा तो फिर दुधारू मतलब कि ये थनैला रोग हुआ कैसे, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये है कि थनैला रोग जो है वो दुधारू पशु में होता है। अब ये रोग मेन चीज़ है कि रोग क्यों होता है, कैसे होता है। तो देखो मेन चीज़ ये है कि जो पशुपालक होता है वो या तो गलत तरीके से दूध निकालता है, अगर ऐसे यूँ अंगूठा दबा के निकालेगा तो उसमें जो थन है उसके अंदर क्या होगा कि ऐसे गांठें सी पड़ जाएगी, और फिर कल को वहाँ पर रिएक्शन हो गए, वो जो है वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग होते हैं वो जो दूध निकलता है कुछ दूध उसके थन में या फिर अयन या गादी में छोड़ देते हैं, और वो भी गलत है फिर छोड़ना, क्योंकि फिर पशु बैठता है नीचे, पशु तो ज़मीन पे बैठता है, और ज़मीन में जो बैठेगा तो थन उसके ज़मीन के टच होते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ये काफ़ी सारे कॉजेज या रीज़न है जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है कि दुधारू पशुओं का एक संक्रामक रोग है थनैला रोग, ठीक है। इसमें फिर सेकंड आता है कि थनैला रोग में प्रभावित अंग कौन से, तो आप समझ गए होंगे, इसमें प्रभावित अंग होंगे पशु की गादी या अयन। तो ये ध्यान रखें, पशु की गादी या अयन जो है वो इसका प्रभावित अंग है, ठीक है। इस रोग में क्या क्या होता है कि इस रोग में पशु की गादी या अयन, जो थन के ऊपर का पोर्शन है वो, जिसमें दूध इकट्ठा होता है फिर उससे फिर नीचे आता है, प्रोसेस मैंने बता दी। ध्यान रखना, गादी अयन एक तो हो जाएगा गर्म या कठोर हो जाएगा टाइट, या फिर बड़ा पीड़ादायक होगा, जब दूध निकालेंगे तो पशु थोड़ा ऐसे झटकेगा, दर्द होगा उसके, पीड़ादायक, और दूध की गुणवत्ता में भी फर्क आना शुरू हो जाता है। मतलब गादी गर्म हो जाएगी, गर्म बिल्कुल ऐसा हाथ लगा हुए महसूस करोगे तो गर्म गर्म महसूस होगा, टाइट हो जाएगी और पीड़ादायक हो जाएगी। दूध की गुणवत्ता क्वालिटी वो नहीं रहेगी, जैसे दूध पतला पतला आने लग जाएगा, थोड़ा हल्का पीला कलर आने लग जाएगा, काफ़ी सारे इश्यूज हैं, वो इसमें फर्क पड़ेगा। और अंत में तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे फिर दूध आना भी बंद हो जाता है। अच्छा, थनैला में क्या होता है कि चारों थन एक साथ बंद नहीं होते। खूब सारे पशुओं में आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या फिर दादा दादी से या फिर जो भी ग्रामीण परिवेश उसको पता होगा कि ऐसा सुना होगा कि ये भैंस ने एक थन ऊपर चढ़ा लिया, मतलब एक थन सूख गया, उसमें थनैला रोग हो गया। वो थनैला एक थन में भी हो सकता है, चारों में एक साथ ना होके।
तो फिर वो क्या होता है कि सबसे पहले उसमें दूध आना बंद होगा तो फिर वो सिकुड़ जाएगा और वो थन है बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा, एकदम सूख जाएगा, उससे दूध फिर परमानेंट ही बंद हो जाएगा। बाकी 3 से ही फिर दूध आएगा सिर्फ, ये भी होता है। अगर समय पर पशु का इलाज करवा लिया जाता है तो 2-3 दिन के अंदर पशु जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं करवाओगे तो फिर दिक्कत है। हालांकि इस रोग में पशु की मृत्यु तो नहीं होती, ये बात है, इस रोग में पशु की मृत्यु नहीं होती है। जैसे थनैला रोग हो भी गया तो उससे पशु की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस पशु का करेगा क्या पशुपालक जब वो दूध ही नहीं दे, जबकि दुधारू पशु है, और दुधारू पशु जब दूध नहीं देगा तो क्या करें उसका फिर, ठीक है। तो उसका थोड़ी आर्थिक हानि जरूर होती है, पशुपालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, हालांकि मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही होगा गादी या आयन में जो दूध सूख जाएगा उसका, और क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, लेकिन अगर इसका टाइम पे इलाज करवा लिया जाता है तो पशु बड़ा जल्दी ठीक होता है, 2-3 दिन में भी ठीक हो सकता है। कैसे फैलता है, तो देखो सिस्टम क्या है कि जो ये सबसे पहले शुरुआत होती है, जो थन है ना, थन के जो दुग्ध मार्ग है जहां से दूध नीचे आता है, आगे वाला मुंह, दुग्ध मार्ग से संक्रमण फैलता है और फिर थनों में चढ़ जाता है ऊपर। भाई जैसे थन, ये थन है, इतना लंबा थन है, इसके नीचे छेद होता है, इधर से बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, ठीक है। वो जमीन के सारे गंदगी, अगर वहां पर जहां पशु बैठ रहा है वहां पर गंदगी हो तब वहां से बैक्टीरिया फैलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे थन में चला जाएगा, ठीक है, वैसे फैलता है। और पशु को बांधने की जगह प्राय अगर गंदी है, पशु को बांधने की जगह प्राय गंदा होना, गंदे हाथों से दूध निकालना, इस वजह से भी फैलता है। आपके हाथ गंदे हैं, कीचड़ के हैं, गंदगी के हैं, तो आप थन निकाले तो थनों से वो रिएक्शन फैलेगा। या फिर पशु जहाँ बैठ रहा है वो जगह गंदी है, कीचड़ की है, तो भी रिएक्शन फैलेगा, क्योंकि पशु जब नीचे बैठता है थन नीचे टच होते हैं, ये है। दूध निकालने के बाद प्राय दूध की बूंदें थन पर लगी होती है, और पशु जब नीचे फर्श पर बैठता है तो संक्रमण हो जाता है। अब अगर दूध जैसे थन निकाला, थन के चारों ओर दूध लगा हुआ है, उसको आपने लास्ट में वॉश नहीं किया, धोया नहीं, एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया, तो पशु नीचे जमीन में बैठ जाएगा, फिर उसके मिट्टी चिपकेगी और गंदगी मक्खियां बैठेगी, तो फिर रिएक्शन फैलने के चांस है पूरे, ठीक है। और थन या आयन को अगर चोट लग गई है तो चोट वो गहरी हो जाएगी, फिर वो घाव या तो टाइम पे ट्रीटमेंट कर दो, वरना उस घाव पे मक्खियां बैठेगी और बैक्टीरिया बैठेंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, रोग फैल जाएगा। तो ये सब कारण है, ये कारण है, फैलने के तरीके हैं। थन या आयन को चोट लगने से भी हो जाता है, और एक गलत विधि से दूध निकालने से भी जो है ना वो होता है। गलत विधि से अगर दूध निकाला जा रहा है तो भी जो है जो थनैला रोग हो जाता है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 फैक्टर है जो प्रश्न में सीधे सीधे ऑप्शन में आ सकते हैं, उसको टिक करना है। अब मेन चीज है कि थनैला रोग जो है वो इसमें इसका रोग कारक क्या है, कौन सी चीज है, रोग कारक क्या है, उसका नाम बताओ जिस वजह से थनैला रोग फैलता है। तो थनैला रोग बेसिकली ज्यादातर गाय भैंस में ज्यादा फैलता है। गाय भैंस में फैलता है, उस रोग कारक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई। ध्यान रखो, स्ट्रेप्टोकोकाई। इसको आप ए गैलेक्सिया भी बोल सकते हो, ए गैलेक्सिया, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई ए गैलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई ए गैलेक्सिया, ये इस जीवाणु का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकाई ए गैलेक्सिया के द्वारा गाय भैंस में थनैला रोग फैलता है। ये थनैला रोग का रोग कारक है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करूं, इस रोग के क्या क्या लक्षण है, मतलब हमें भाई कोई भी जो पशुपालक है वो पशुपालक कैसे देखे कि उसके पशु को थनैला रोग हो गया है, तो उसको क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे, लक्षण क्या नजर आएंगे। तो लक्षण या सिम्टम ये नजर आएंगे कि थन या आयन में सूजन आपको दिखेगी, वो कठोर दिखेगा, और उसमें दर्द होगा। जब पशु के हाथ लगाओ, पशु उछलेगा, कूदेगा, दर्द होगा, उसके दर्द होगा, तथा हाथ जब हम लगाएंगे तो हमें गर्म महसूस होगा, मतलब वो थन वगैरह पूरा पोर्शन गरम गरम महसूस होगा। इट मीन्स ये है कि थनैला रोग या तो हो गया है या फिर होने की प्रोसेस चालू हो गई है, हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दूध कम हो जाएगा, जो नॉर्मली दूध निकलता था 5 किलो, 6 लीटर, 10 लीटर, 8 लीटर, अब दिन ब दिन दूध कम होता जा रहा है, ठीक है। और फिर मेन चीज है, दूध का रंग चेंज हो जाएगा। दूध के रंग में परिवर्तन ये होगा कि सबसे पहले हल्का पीला रंग होगा, तो अब आप थोड़े बहुत मतलब कहते हैं ना कि अवेयर हो सकते हो कि हल्का पीला रंग होने लग गया आजकल। उसके बाद में रेड रंग, लाल रंग का आने लग जाएगा। उसके बाद में कुछ धब्बे से छोटे मोटे डॉट टेट्स होते हैं ना, ऐसे निकल के आएंगे जैसे मटर की दाने जितने बड़े बड़े, जो रेड कलर के हो सकते हैं, या मवाद आ सकती है, दूध में बदबू आ सकती है। ये सारे कारण है, मतलब दूध के रंग में परिवर्तन हो जाएगा। पहले तो होगा हल्का पीला रंग, ठीक है, फिर धीरे धीरे लाल रंग का दूध आने लग जाएगा, और अंत में तो दूध फटे हुए दही जैसा आएगा, जैसे दही फट जाता है ना, वैसा दूध आने लग जाएगा।
इसका मतलब ये है कि भाई अब तो थनैला रोग हो चुका है इस पशु, ये ध्यान रखना। और दूध में आएगी बदबू, बदबू भी आएगी, ये ध्यान रखना। कभी कभी थनों में गांठें पड़ जाती है, ये लक्षण है। गांठें पड़ गई, बीच बीच में आपको अवेयर होना है कि भाई दूध थन में गांठें कैसे पड़ गई, गांठें पड़ जाती है। और रोगग्रस्त थन जो होता है, जो मतलब जिसमें जो रोगग्रस्त का मतलब है जो थन खराब हो चुका है, रोगग्रस्त थन बिल्कुल सिकुड़ जाएगा या छोटा हो जाएगा तो भी तैयार हो जाओ। इट मीन्स यही है कि ये वाला थन में थनैला रोग शुरू हो गया है, हमें अवेयर होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूध में खून या मवाद, जिसको अपन पस बोलते हैं, उसके थक्के नजर आते हैं, ऐसे डॉट डॉट मटर के दाने जैसे थक्के। दूध आएगा फिर बीच में थोड़ा सा डॉट आएगा, उसमें खून के जैसे मवाद या उसके पस जैसे धब्बे आते हैं, बिल्कुल स्मेल आती है दूध में, तो समझ जाना कि इसके रोग हो चुका है, थनैला रोग। ठीक है, ये सभी लक्षण है जो किसी भी पशुपालक को अपने पशु में अगर नजर आते हैं तो उसको एक्टिव हो जाना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। फिर है भाई इसका उपचार है क्या? बिल्कुल उपचार बहुत जबरदस्त है। 4-5 तो इंजेक्शन चेपने हैं, कुछ ध्यान रखना है क्या क्या। एक तो देखो, कोई भी रोग हो उसकी एंटीबायोटिक दवा मिलती है। एंटीबायोटिक का मतलब है उसके विपरीत काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भाई जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड का प्रॉपर इलाज या ट्रीटमेंट थोड़ी था, वो तो बस कोविड की वैक्सीन हमारा टीका लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो हमारा जो शरीर है वो लड़ाई लड़ सकेगा, आने वाले बैक्टीरिया से, जीवाणु से लड़ सकेगा, और कुछ नहीं होता। वैसे इनके भी एंटीबायोटिक सुबह शाम एंटीबायोटिक लगानी है, देनी है। और फंगस एंटीबायोटिक भी होती है, फंगस फफूंद जो होती है ना, तो फंगस एंटीबायोटिक भी लगता है। और एंटीबायोटिक एक अलग से भी आता है, वो सुबह शाम देना है। तो मेन एग्जाम में प्रश्न आता है वो इंजेक्शन से आता है भाई, जैसे कि थनैला रोग वाले पशु को कौन कौन से इंजेक्शन देने चाहिए। अब वहां पर एक इंजेक्शन गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो एक तो इंजेक्शन है वो एम्पिसिलिन टाइसिन 15 ml का, ये सभी इंजेक्शन है। टाइसिन, एक अकेला टाइसिन है 15 ml का। एक है मेलोनेक्स 15 ml का, दर्द में जब सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करनी हो या सूजन कम करनी हो पशु के लिए, तो उसको मेलोनेक्स 15 ml का लगाना है। एक एविल 10 ml। कुल मिला के 4 इंजेक्शन पशु के लगाने चाहिए, तो पशु को आराम मिलेगा इस रोग से। ठीक है, याद रखें। तो ए से 2 है एविल और एम्पिसिलिन टाइसिन, और बाकी टाम है। ठीक है ना, तो ध्यान रखने एमेटा जो है वो इसके लगता है। फिर देखो संक्रमित, ये तो लगा दिया अपन ने, एंटीबायोटिक लगा दिया, 4 इंजेक्शन लगा दिए। इसके अलावा आपको और भी उपचार है क्या, कि संक्रमित थन से सारा दूध निकालकर, मेसिटिस ट्यूब आती है, मेसिटिस का मतलब इस रोग का इंग्लिश में नाम है, एक ट्यूब आती है, ट्यूब, मेसिटिस ट्यूब। ठीक है ना, उस ट्यूब दूध निकालकर मेसिटिस ट्यूब में सुबह शाम थन में चढ़ावें। संक्रमित थन से सारा दूध निकाल दो, जो भी संक्रमित थन है। चारों थन एक साथ नहीं होते, मोस्टली एक थन या 2 थन ही होता है। तो एक थन को पूरा निचोड़ लो, पूरा दूध निकाल लिया, उसका जो गड़बड़ है, जो रोगग्रस्त है, उस थन के फिर एक ट्यूब आती है, इस रोग की ट्यूब होती है, थनैला रोग की ट्यूब बोलते हैं उसको, मेसिटिस ट्यूब। उस ट्यूब को उस पे थन पे चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ा के थन में चढ़ावें। फिर जरूरत होने पर ट्यूब तो चढ़ा दी, और भी ज्यादा ही गंभीर मामला है तो एक ओटीसी आता है, ओटीसी 5 ml की ओटीसी भी चढ़ा सकते हैं साथ में। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर आपको याद ही कर लेना है। बस मैं तो ये कहूंगा कि मेसिटिस ट्यूब और 5 ml की ओटीसी चढ़ानी है, और जब वो संक्रमित थन, जो भी संक्रमित थन है उसको। फिर नेक्स्ट एक प्रोसेस और है, और भी आप इसका उपचार कर सकते हो, कि अगर गादी गर्म है, भाई पता चल जाएगा वो तो गादी गर्म है, तो गादी गर्म होने पर दिन में 5-6 बार ठंडे पानी, अच्छा उल्टा सिस्टम है, गादी गर्म है तो ठंडे पानी से धोना है, गादी ठंडी है तो गर्म पानी से धोना है। तो ध्यान रखें, गादी गर्म होने पर दिन में 5-6 बार ठंडे पानी का छिड़काव करें, और यदि गादी यानी अयन ठंडा है तो गर्म पानी का उस पर छींटे मारे छिड़काव करें। उससे थोड़ा उसका विपरीत जब अपन काम करेंगे तो उसके अंदर जो उसका काफी रिलीफ या आराम मिलेगा। ठीक है, ये भाई उपचार है इसके थनैला रोग के। आगे मैं बात करूं इसके बचाव, तो बचाव तो एक ही है, पशुशाला को साफ रखो जहां पर पशु को बांधा जा रहा है, और जो ग्वाला है दूध निकालने वाले अपने हाथ वाथ धो के दूध निकालें। दूध पूर्ण हस्त विधि से निकाले जाए, गलत विधि से दूध मत निकालो। ठीक है, और दूध पीछे उसके थन में मत छोड़िए, साफ सुथरा जगह रखिए, सब बातें
तो पशुशाला तथा दूध निकालने वाला ग्वाला साफ सुथरा होना चाहिए। दूध दोहने के पहले और बाद में थनों को साफ पानी से धोना है, पहले और बाद में दोनों टाइम धोना है। दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालो और सही समय पर निकालना चाहिए। अच्छा ये भी है, विधि पूर्ण हस्त होनी चाहिए ताकि थन ज्यादा खराब ना हो, वरना गांठे पड़ जाती ऐसे निकालते हैं तब। मैंने कहा ना ये गलत विधि है, ये चिमटी वाली विधि जो अच्छी विधि है। पूर्ण हस्त विधि से दूध निकालें, सबसे बेस्ट तो ये वाली पूर्ण हस्त विधि होती है। पूर्ण हस्त विधि से दूध और सही समय पर भी निकालें। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि पशु के दूध थन में या गादी में बहुत सारा आ रखा है लेकिन लेट दूध निकालते हैं, तो वो भी उस ज्यादा उसमें स्टोरेज रहना भी सही नहीं है, तो सही समय पर निकालें। थन या आयन की गलती से कोई घाव या चोट लग गई है तो भाई तुरंत ट्रीटमेंट कराओ ताकि बैक्टीरिया ज्यादा ना फैले, ठीक है। और आयन में दूध बिल्कुल भी नहीं छोड़े, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो कि बातें हैं बचाव की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रोग लेते हैं, वो है गलघोंटू रोग, ठीक है, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, मतलब उसको शॉर्ट में एचएस बोलते हैं। एचएस याद कर लेना, क्योंकि एचएस का ही टीका लगेगा, इसलिए फुल फॉर्म भले ही ना याद हो, गलघोंटू कर लेना एचएस, गलघोंटू एचएस। ऐसा मान लो गले से कौन गाता है, हनी सिंह, एचएस, तो एचएस वाले टीके गलघोंटू, गले से हनी सिंह गाता है, ऐसा मान लेना, ठीक है ना। तो गाय भैंस व भेड़ों में होने वाला जीवाणु है जनित रोग है गलघोंटू, वेरी इंपॉर्टेंट है गलघोंटू। इसमें गले को घोट लेंगे, मतलब श्वास नली डिस्टर्ब होती है सबसे ज्यादा इसमें। ये रोग प्राय बरसात, अच्छा मैंने पिछले वाले में मौसम का नहीं लिखा, क्योंकि थनैला रोग तो कोई से ही मौसम में हो सकता है, वो अपने कुछ गलत तरीकों से भी हो सकता है कि पशुपालक दूध सही नहीं निकाल रहा हो, विधि सही नहीं हो, पशु जहां बांधा जा रहा है वहां पर गंदगी रखी जा रही हो, ये पशु की भी गलती हो सकती है, मतलब पशुपालक की भी गलती हो सकती है, तो उसमें तो वो तो सारे मौसम में है। लेकिन ये जो गलघोंटू है सिर्फ बरसात के मौसम में ज्यादा, वैसे भी ज्यादातर रोग जो है अपने पीछे भी पड़े थे, लगभग बरसात के टाइम पर ज्यादा होता है। तो ये रोग प्राय बरसात के मौसम में अधिक होता है। ये रोग कम उम्र का मतलब 6 माह से 2 वर्ष, 6 माह से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, या वो जो मतलब पशुओं का बच्चा होता है, पशु खुद मान लीजिए, तक के पशु में ज्यादा होता है। अच्छा एक चीज और, इसको शिपिंग फीवर क्यों कहते हैं, कि लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद भी गलघोंटू रोग होने की संभावना रहती है, इसी कारण इसको शिपिंग फीवर। ऐसा मान लो अपन कहीं शिफ्टिंग करते हैं कि यहां से वहां शिफ्ट हो गए, तो वो लंबी दूरी हो गई भाई, यहां से वहां चले गए, तो लंबी दूरी तय करने पर भी गलघोंटू रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए तो शिपिंग फीवर भी कहते हैं। दूसरा नाम तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिपिंग फीवर किस रोग को कहते हैं, गलघोंटू रोग को शिपिंग फीवर कहते हैं, ठीक है ना। ओके, प्रभावित अंग ये है कि इसमें क्या होता है कि जब ये रोग हो जाता है तो विष या जहर बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो विष या जहर बनने के कारण पूरा शरीर, वैसे तो पूरा शरीर है इसमें डिस्टर्ब होता है, प्रभावित होता है, परंतु मुख्य रूप से श्वसन नली और गला इसमें ज्यादा प्रभावित होता है। तो प्रभावित अंग वैसे तो पूरा शरीर, ठीक है, क्योंकि उसमें जहर बनना शुरू हो जाता है, विष बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक इस पे कुछ पूछे तो श्वसन नली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर गला अपना जो ये, ठीक है ना, पशु का, ये ध्यान रखें। अब इसके रोग फैलने के तरीके क्या है, तो ये जो रोगजनक, ये रोगजनक तो अभी पढ़ लेंगे अपन कौन से रोगजनक की वजह से फैलता है। तो ये रोगजनक जीवाणु के अब इच्छा कहां से, एक तो पाचन नाल का मतलब है जो खाने की नाल है, पचने वाली नाल है, उसमें पैदा होता है भाई। जैसे ऐसा उठपटांग कोई खा लिया पशु ने और अंदर रिएक्शन हो गई, गैस बन गई, एसिड बन गया, इस वजह से भी पाचन नाल से पैदा होता है। एक श्वास नली से, श्वास के माध्यम नली से श्वास अपन जिस नोज नाक से लेते हैं उससे कोई बैक्टीरिया चला जाता है, या फिर स्किन, त्वचा के माध्यम से शरीर में एंटर होता है बैक्टीरिया, एक तो ये तरीका फैलने का इसका। या फिर खून चूसने वाली जो मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, या फिर चींचड़े होते हैं, इनके द्वारा भी ये रोग जो है ना फैलता है। जो खून चूसता है, क्योंकि वो किसी रोगी पशु के बैठ जाते हैं तो उस पर बैठ गए, उसका खून चूस लिया, वापस स्वस्थ पशु के ऊपर बैठ गए, तो डायरेक्ट वहां से इसका फैल गया, इसमें चला जाएगा। तो ध्यान रखें, खून चूसने वाली मक्खी, मच्छर, चींचड़े से भी ये रोग जो है वो होता है। फिर अगर कोई रोगी पशु है, उसका स्वस्थ पशु उसका चारा खा जाएगा, पानी खा जाएगा, फिर श्राव को टच, श्राव का मतलब है गोबर मलमूत्र, इसको टच कर जाएगा, तो भी जो है पशु इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। एक मैंने नोट लिखा है कि जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया, वो जीवाणु जो है वो
पशु के शरीर में प्रवेश कर जहर यानी कि टॉक्सिन पैदा करते हैं, जिसके कारण सारी बॉडी में एक टोर्मिया हो जाता है। टोर्मिया मतलब पूरी बॉडी में जहर फैल जाना, टोर्मिया हो जाता है, पूरी बॉडी विष से भर जाती है और यही इससे मृत्यु का मुख्य कारण है। 1-2 दिन के अंदर अंदर पशु मर जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, पशु के शरीर में प्रवेश कर टॉक्सिन जहर पैदा करते हैं ये बैक्टीरिया, इस कारण से शरीर में टोर्मिया हो जाता है, जो मृत्यु का मुख्य कारण जो है वो बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वह रोग कारक। रोग कारक जो है, रोग कारक क्या है? अब रोग कारक क्या है कि भैंस में रोग कारक अलग है, गाय में रोग कारक अलग है और भेड़ में रोग कारक अलग है। तीनों में रोग कारक अलग अलग है। जैसे पास्चुरेला, 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 तीनों में पास्चुरेला, कंफ्यूजन बड़ा हो गया, इसीलिए मोस्ट है ये। यहां से डेफिनेटली रोग कारक वहीं से ज्यादा पूछ जाते हैं जहां कंफ्यूजन पैदा हो, लेकिन मैंने ट्रिक बना दी इसके लिए। पास्चुरेला बोबी सेप्टिका जीवाणु गाय में, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका भैंस में। अब देखो मेन चीज है कि सेप्टिका इसमें भी है, सेप्टिका इसमें भी है, पास्चुरेला इसमें भी है, पास्चुरेला इसमें भी है। एक ही काम करना है कि भैंस को बोलते हैं बुफेलो। भाई भैंस को बफेलो बोलते हैं ना, भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो। स्पेलिंग मैं से लिख रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन कर लेना, बफेलो। बफेलो का मतलब बुबेली, बफेलो, सेम साउंड आ रहा है, तो बुबेली मतलब बफेलो, तो बुबेली वाला तो होगा भैंस में और बोबी वाला होगा गाय में। बस बाकी जो बच गया ओविस, पास्चुरेला ओविस, ये तो भेड़ बकरी में। तो ध्यान रखें, आराम से याद हो जाएगा। भैंस को बफेलो बोला जाता है तो बफेलो, बफेलो से बुबेली हो गया। कंफ्यूजन ना बने इसलिए जोर दे रहा हूं, क्वेश्चन ये ऐसे ही बनते हैं। कह देंगे कि भैंस में होने वाले रोग गलघोंटू का रोग कारक का नाम लिखिए, तो पास्चुरेला, फिर बुफेलो से हो जाएगा बुबेली और सेप्टिका तो खैर कॉमन है, ठीक है। अब इस रोग के क्या लक्षण है? तो एक तो यही है कि भाई तेज बुखार होगा, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तेज बुखार होगा और शरीर में कपकपाहट होने लग जाएगी, पूरा शरीर कांपेगा और पशु 1 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। 105 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तेज बुखार होगा, पशु फिर कांपेगा, कपकपाहट होगी और 1 दिन मुश्किल से झेल पाएगा और पशु मर जाएगा। तो इसके लिए पहले से तैयार रहें क्या कि अगर गले के नीचे, गले का नीचे पोर्शन और अगले पैर, पशु के 4 पैर है, पीछे वाले 2 आगे वाले, तो 2 आगे वाले और गला के बीच में एक जगह होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा पोर्शन है वो पूरी गर्दन वाला, उस जगह अगर गर्म लगे आपको या वो बहुत ज्यादा कठोर और सूजन आ जाए ना, तो समझ जाना डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलघोंटू रोग हो सकता है, गले को घोंट लेगा, श्वास रोक लेगा, मर जाएगा पशु, इसका ध्यान रखें। दूसरा, अगर पशु के सांस नॉर्मल जब रोजाना सांस लेता था उसमें अब आज चेंज आ रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है और घर घर की आवाज आ रही है सांस लेते टाइम, और मुंह व नाक से श्राव भी निकल रहा है। श्राव का मतलब है पानी जैसा निकल सकता है, मवाद जैसा निकल सकता है, खून निकल सकता है, वो श्राव निकल रहा है तो भी एक्टिव हो जाओ। आंखें लाल हो रखी है और सूजी हुई है तो अभी समझ जाओ आंखें लाल चुट है, सूजी हुई है, इट मीन्स यही है, सांस लेने में तकलीफ है। तो ये सारे मेन कारण और तेज बुखार है, तो पशु के कौन सा रोग गलघोंटू हो गया है, अब इसको दिखा लेना चाहिए, ठीक है ना, ये बात है। अब क्या है भाई, इसके रोग के बचाव या कुछ नियंत्रण है क्या? बिल्कुल है। पहली बात तो यह है कि ये बरसात के सीजन में ज्यादा होता है, तो बरसात तो जुलाई अगस्त के महीने में आती है, तो आपको बरसात से पहले, पहली बात तो महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मई जून का महीना, ये मंथ जरूर याद रखना, मंथ्स। तो मई जून के महीने में एचएस, मैंने कहा था ना ये रोग का इंग्लिश वाला नाम है, एचएस का टीका लगेगा। अब तो ध्यान रखें, बरसात से पहले तो अंदाजा भी हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर है ही कि मई जून के महीने बरसात नहीं होती, गर्मी पड़ती है भयंकर, जुलाई अगस्त से मानसून की एंट्री होती है। हालांकि 15 जून से एंट्री हो जाती है साउथ इंडिया में, लेकिन अपने राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते जुलाई अगस्त तक का टाइम हो जाता है, ज्योग्राफी की बात अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रतिवर्ष बरसात से पूर्व मई जून माह में एचएस का टीका लगाना है, और पशु का पहला टीका यानी एचएस का पहला टीका जो है वो 6 महीने की उम्र में चेप दो, बस 6 महीने, जैसे तभी तो छोटे बच्चों को लगाते हैं ना, जन्म होते ही टीका लगाया जाता है, उसके बाद में 1 महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने के, 9 महीने के, 6 महीने, ये टीके क्यों लगाते हैं बच्चों के? ताकि बढ़ते ही कच्ची छोटी सी एज में ही उसके जो सारे बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे रोग मर जाए, ठीक है, कोई रोग पैदा ही ना हो।
वैसे ही ये एचएस का टीका शुरू में लगा देगी 6 महीने में, तो ये रोग फैलेगा ही नहीं। तो एचएस का टीका 6 माह की आयु में लगाएं। अब ये एचएस का टीका 3 तरीके से लगता है। एक, खुद सिर्फ एचएस का टीका लगाना है 5 ml का। फिर अपन ने एक BQ पढ़ा था, आप याद करो पिछले सेशन में रोग पढ़ा था ना, बिल्कुल ब्लैक क्वार्टर वाला। BQ और एचएस दोनों को साथ में जोड़ के संयुक्त टीका लगेगा 2 ml का। फिर एचएस, BQ और FMD अपने पढ़ा था, FMD शायद उसमें पार्ट 1 में होगा शायद, FMD तीनों को जोड़ के लगाना है 2 ml का टीका। तो ध्यान रखें 3 टीके लगेंगे। एचएस का टीका एक 5 ml का, फिर एचएस प्लस BQ संयुक्त टीका दोनों का ज्वाइंट 2 ml, एचएस, BQ और FMD तीनों का ज्वाइंट संयुक्त टीका 2 ml का लगाना है। बिल्कुल कभी जिंदगी में रोग नहीं होगा। अगर चलो फिर भी रोग, ये तो बचाव नियंत्रण है। अब आगे चलो हो गया सा तो हो गया, आगे पशु में ना हो तो जो मर गया पशु को तो गाड़ दो या जला दो, उसके दूषित चारे को जला दो, उसके श्राव का मतलब है मलमूत्र गोबर, सबको जला दो, वहां की मिट्टी ऊपर से हटा के कहीं और डाल दो गड्ढे में। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब बड़ी बात आती है उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एक ही 4-5 इंजेक्शन चाहिए अपने पढ़ेंगे। एक तो इंजेक्शन है सल्फामिडिन 30 ml। अगर पशु का वेट 50 किलो है ना, तो 50 किलो वेट पर प्रत्येक 6-6 घंटे में 2 दिन तक लगातार जो है, हर 6-6 घंटे में, मतलब 24 दिन में 4, एक दिन में 4-4, 8 इंजेक्शन लग जाएंगे। सल्फामिडिन 30 ml लगाना है। दूसरा इंजेक्शन है प्रेडनिसोलोन 10 से 15 ml, सूजन कम करने के लिए लगाना है इसको। और दर्द बहुत ज्यादा है तो दर्द कम करने के लिए नीमोवेट पहले ही पढ़ा था अपने, ये दर्द निवारक ही होता है, ये 15 ml लगाना है। डेक्सोना 10 ml लगाना है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 30 ml लगाना है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सल्फामिडिन, प्रेडनिसोलोन, नीमोवेट, डेक्सोना और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये 5 इंजेक्शन है जो इस रोग के निवारक हैं। तो ये था अपना सेशन, कैसा लगा जरूर बताना, मजा आ गया होगा। मैं बार बार एक ही कहूंगा, छोटे छोटे सेशन है, रेस्पॉन्स अच्छा है तो परमानेंट क्लास चालू कर दूंगा और आराम से दो रोग पढ़ते हो, पता भी नहीं चलेगा। महीने भर में B पार्ट भी कंप्लीट हो गया, साइड में राजस्थान जी की चल रही है, मैथ्स का भी कोर्स अपलोड है और भी बीच में जो डालता रहूंगा, साइंस भी शुरू कर देंगे। टाइम अच्छा है अपने पास, आप राजस्थान जी की पकड़ मजबूत करो, बड़ा सिलेबस है, उसको कर लो, ये भी साथ में चलाते रहो लेकिन, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी रहे, यही मेरा कहना है। बाकी मिलते हैं अपन नए पार्ट के साथ में। ये पार्ट 4 था, एक जबरदस्त नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 5, ठीक है, जब तक इसको आपको कंप्लीट रन करना है, ठीक है, ओके।